नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स वाली, उसमें चल रहा था अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। और उसमें हमने उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिख दी थी कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना क्या कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। फिर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, KClO3 का अपघटन करवाया था अपन ने, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का MnO2 की प्रेजेंस में। तो वो अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी, नहीं तो बहुत धीमी गति से होती है वो। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, बढ़ाने की बजाय। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं निरोधक या फिर संदमक। पहले हम उत्प्रेरक को दो प्रकार का बोलते थे, धनात्मक ऋणात्मक। जो बढ़ाता है धनात्मक, घटाता है वो ऋणात्मक। लेकिन आजकल ये कहना बंद कर दिया कि जो बढ़ाएगा वो धनात्मक, घटाएगा वो ऋणात्मक। तो क्या कह दिया कि जो बढ़ाते हैं वो उत्प्रेरक और जो घटा देंगे वो निरोधक या संदमक। तो आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है बिल्कुल ही। तो क्या कहेंगे अपन, हाँ जी, क्या कहेंगे अपन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन कि ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया के वेग को जो कि अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, बढ़ाने की बजाय क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं, निरोधक या फिर क्या कहलाते हैं, संदमक कहलाते हैं। आपके एनसीईआरटी में तो लैंग्वेज यही लिख रखी है, कौन सी, निरोधक वाली। निरोधक या संदमक कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये लीजिए, निरोधक या फिर संदमक कहलाते हैं। अब सुनिए आगे की बात। अब उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये उत्प्रेरक क्या क्या कर सकता है। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, उत्प्रेरक की विशेषताएं। इसी में चल रही है, उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं। देखिए उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है, सुनिए, उत्प्रेरक की विशेषताएं। और उत्प्रेरक की विशेषताएं हैं आपकी उत्प्रेरक की विशेषताएं। देखिए उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या हैं, सुनिए आप। उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं, ये लीजिए, उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं, देखिए उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है, सुनिए आप। अब अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है किसकी, उत्प्रेरक की। तो क्या कहेंगे कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। या कह दो बहुत सारे अभिकारकों को उत्पाद में कन्वर्ट कर सकती है। भाई अभिक्रिया, उत्प्रेरक ये तो कर रहा है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, वेग को बढ़ाने का मतलब अभिकारकों को उत्पाद में कन्वर्ट करना, यही तो है। तो क्या कहेंगे अपन, पहली विशेषता तो कि उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा, उत्प्रेरक की बहुत
कम मात्रा अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया के वेग में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। और देखिए और क्या कर सकता है उत्प्रेरक इसके अलावा। कर सकती है। दूसरा देखिए आप, दूसरा पॉइंट क्या है सुनिए। देखो अपन ने ऐसे ग्राफ बनाया था इस तरीके से, और ये क्या था, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था जिसको अपन ने HR कहा था, और ये किसका है, प्रोडक्ट का है जिसको अपन ने HP कहा था, और दोनों के बीच का जो अंतर है इसको अपन ने क्या कहा था, डेल्टा H, और जिसका नाम था अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो उत्प्रेरक जो है ना, ये डेल्टा H के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी इसको बढ़ाता घटाता नहीं है, यानी अभिक्रिया की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं करता। उत्प्रेरक केवल करता क्या है, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये जो ऊर्जा अवरोध दिख रहा है, सक्रियण ऊर्जा, इसके मान को घटाता है बस उत्प्रेरक, और इसके मान को घटा देता है। तो ये अवरोधित है किसके लिए, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए। जब अवरोध घट जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। ज्यादा से ज्यादा अभिकारक के अणु क्या होंगे, उत्पाद में कन्वर्ट। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, ताकि बनने वाला जो मध्यवर्ती संकुल है, मध्यवर्ती संकुल, अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उससे पहले एक मध्यवर्ती संकुल बनाता है, तो उसकी एनर्जी घटा देगा तो वो आसानी से बन जाएगा, और वो आसानी से बनेगा तो वो डिकम्पोज होके अपघटित होके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसका काम क्या है, ये इसके मान को कम करना। ऐसे ही ये डेल्टा जी का जो मान है ना, किसी भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कैसा हो, नेगेटिव हो तो अभिक्रिया स्वतः होती है अपने आप, और अगर पॉजिटिव होता है तो अस्वतः होती है। अस्वतः का मतलब अपने आप नहीं होती, एनर्जी देने की जरूरत है। तो ये डेल्टा जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता। एक उत्प्रेरक जो है ना, वो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के वेग को नहीं बढ़ाता। एक साम्यावस्था स्थिरांक होता है केसी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता का अनुपात था, वो क्या था, साम्यावस्था स्थिरांक केसी। तो ये केसी के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। अब साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये साम्यावस्था को जल्दी स्थापित कर देता है। उसका कारण क्या है, तो साम्यावस्था ऐसी अभिक्रियाओं में स्थापित होती है जो कौन सी होती है, उत्क्रमणीय। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाली अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया है, वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में क्या हो जाए, कन्वर्ट, उन्हीं परिस्थितियों में। तो ये अभिक्रिया कौन सी आपकी, पश्च, यहाँ अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग है, उसको बढ़ा देता है कौन, उत्प्रेरक। अब बढ़ा देगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। बाकी साम्यावस्था स्थिरांक को ये क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। अरे साम्यावस्था स्थिरांक केसी बराबर क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये तो करता क्या है कि जितना वेग इसका बढ़ाता है उतना ही वेग इसका बढ़ा देता है वापस से। तो दोनों तरफ का वेग समान बढ़ा रहा है ना, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, इसकी वजह से समान ही रहेगी। तो साम्यावस्था स्थिरांक पर ये कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ये 3-4 पॉइंट है छोटे छोटे, इनको मैं लिख देता हूं एक बार, देखिए आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो आपसे पूछ रहे निम्न में से उत्प्रेरक का गुण या उत्प्रेरक की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसा पूछ ले आपसे। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सुनिए। सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी की मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है।
नहीं करता है। अभिक्रिया एंथैल्पी से मतलब है डेल्टा एच। अभिक्रिया एंथैल्पी का मतलब क्या है? डेल्टा एच। ये लो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान में, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी के मान में, कोई परिवर्तन नहीं करता है, के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। एक देखो अगला पॉइंट क्या कहेंगे, कि उत्प्रेरक जो है आपके, उत्प्रेरक केवल स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं की, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं की वेग में या वेग को परिवर्तित करता है। ये परिवर्तित कैसे बढ़ाता है, ऐसे लिख देते हैं, चलो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। केवल स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं की वेग को बढ़ाता है, अभिक्रियाओं की वेग को बढ़ाता है। अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं की वेग को नहीं बढ़ाता, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं की वेग को नहीं बढ़ाता। और देखिए इसके अलावा है आपके हाँ जी, अगला पॉइंट है कि स्वतः का तो बढ़ा देगा ही, अस्वतः का नहीं बढ़ाएगा। एक साम्यावस्था स्थिरांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो क्या कहेंगे, उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक को के लिख देते हैं अपन। अब ये के दो प्रकार का है, केसी और केपी। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए केपी होता है और विलयन में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए केसी होता है। तो क्या कहेंगे, उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक के मान को परिवर्तित नहीं करता, परिवर्तित नहीं करता। यह अग्र
यह अग्र एवं पश्च, यह अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की वेग को बढ़ा देता है, वेग को बढ़ाता है, जिससे साम्यावस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, यानी साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाएगी, शीघ्र स्थापित हो जाती है, ये लो, एक और देखिए आप। हाँ जी, क्या कहेंगे? उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को, किसको? सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। क्या कर देता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। तो ये आपको 4-5 इसकी विशेषताएं याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट पूछ ले ऐसे ऑब्जेक्टिव में कि उत्प्रेरक या फिल इन द ब्लैंक आता है ना रिक्त स्थान, उसमें पूछ ले मान लो उत्प्रेरक गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान को डैश 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 करता है या नहीं करता है, ऐसे तो डैश 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 नहीं करता है, क्या परिवर्तित नहीं करता, ऐसे पूछ लेगा। या ऑब्जेक्टिव में पूछ ले उत्प्रेरक है ये प्रभावित करता है साम्य स्थिरांक को, गिब्स मुक्त ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को या अभिक्रिया एंथैल्पी को, तो किसको? सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करता है, अभिक्रिया एंथैल्पी को नहीं करता, किसी को नहीं करता, डेल्टा जी को नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखने ऐसे, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लेगा। अब देखिए ये तो होगी अभी ये उत्प्रेरक की आपके विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं। हाँ जी, उत्प्रेरक की विशेषताएं होगी। अब देखो ये तो हमने सीख लिया यहां से। अब उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है ना, उत्प्रेरक की क्रियाविधि, इसको हम या यूं कह दो जैसे उत्प्रेरक जो ये काम कर रहा है ना अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, इसको उत्प्रेरण बोलते हैं, कैटालाइसिस। और उत्प्रेरक को कैटलिस्ट, जो पदार्थ ये काम कर रहा है वो कैटलिस्ट, और ये प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? कैटालाइसिस, उत्प्रेरण। अब इसकी क्रियाविधि को हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। तो क्या कहेंगे अपन, देखना, उत्प्रेरक की क्रियाविधि को मध्यवर्ती उत्प्रेरक की क्रियाविधि को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत, कौन सा? मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? मध्यवर्ती संकुल बनता है, के आधार पर समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है यानी पहले क्या होता है, अभिकारक जो है ना, अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के साथ अस्थायी बंध बना के क्या बना लेते हैं? एक मध्यवर्ती संकुल बना लेते हैं, और उस मध्यवर्ती संकुल का क्या हो जाता है? अपघटन, और उससे क्या उत्पाद मिल जाता है। तो क्या कहेंगे अपन? समझाया जा सकता है
समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार अभिकारकों के अणु हाँ जी, अभिकारकों के अणु उत्प्रेरक के साथ अस्थायी बंध बनाकर मध्यवर्ती संकुल का निर्माण कर लेते हैं। जो कि अस्थायी होता है। अतः आसानी से टूटकर उत्पाद बना लेता है। ये लो, उत्पाद बना लेता है। ठीक है, आगे देखिए। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक अणु मध्यवर्ती संकुल बना लेते हैं। अधिक से अधिक अभिकारक के अणु मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। अब अधिक से अधिक अभिकारक के अणु मध्यवर्ती संकुल बनाएंगे तो वो मध्यवर्ती संकुल टूट के क्या बना देगा? उत्पाद बना देगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में ये सक्रियण ऊर्जा का मान, किसका मान? सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है? घटाता है। बस ये याद रखना है।
आपसे कह दे उत्प्रेरक की क्रियाविधि को किसके आधार पर समझा सकते हैं, तो मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के आधार पर। क्यों? क्योंकि अभिकारक के अणु उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं तो एक मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, और उस मध्यवर्ती संकुल को बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसी का नाम क्या था, सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, और वो ग्राफ क्या है, देखो वो ग्राफ आपसे पूछा है, पहले ग्राफ आपसे पूछा है। देखिए ग्राफ क्या है, सुनिए आप, वही ग्राफ है कल वाला, वही कल वाला ग्राफ है। इधर क्या है, वही स्थितिज ऊर्जा, इधर क्या है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ये लो, इधर तो है स्थितिज ऊर्जा, और इधर क्या है आपके अभिक्रिया निर्देशांक। इधर क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक ये लो, अभिक्रिया निर्देशांक। इधर स्थितिज ऊर्जा और इधर क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक। ये लो अभिक्रिया निर्देशांक। अब सुनिए, अब देखो तो इस तरीके से कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लो इस तरीके से कोई क्या हो रही है, अभिक्रिया। ये देखिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, किसका, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है आपकी, और ये किसका है, ये प्रोडक्ट का है। किसका है ये, प्रोडक्ट का। ये लो, ये ठीक है। अब देखो इसे वही ले लेते हैं अपन, ये क्या है, ए प्लस बी, या सॉरी ए प्लस बी, क्या ऐसे कर लो ना, वही कल वाला ले लेते हैं कि ए बी प्लस सी, ये रिएक्टेंट है आपके, और इधर ये क्या बन रहा है, ए सी। क्या बन रहा है, ए सी। ये लो, और प्लस चाहो तो बी। इस तरीके से ये क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब देखो अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होना है, अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होना है, तो ये क्या बनेगा, मध्यवर्ती संकुल। ये ऐसे ये क्या बनेगा, मध्यवर्ती संकुल। ये क्या है आपका, मध्यवर्ती संकुल। हाँ जी, ये है मध्यवर्ती संकुल। कैसे बनेगा, मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो बी और ये लो बी, और फिर ये क्या है, ए, और इधर क्या है, सी। ये लो बी ए सी, और ये क्या है आपका, अरे ये मध्यवर्ती संकुल है बच्चों। ये क्या है, मध्यवर्ती संकुल। ये क्या है आपका, मध्यवर्ती संकुल। ये मध्यवर्ती संकुल है आपका, मध्यवर्ती संकुल, और ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बन रहा है। किसकी अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में।
हाँ जी, ये मध्यवर्ती संकुल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बन रहा है। उत्प्रेरक उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बनेगा। किसमें? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ठीक है। अब मान लो आपने क्या ले लिया? उत्प्रेरक ले लिया। क्या ले लिया आपने? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक ले लिया आपने, तो उत्प्रेरक क्या करेगा? अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देगा। मींस पहले ये सक्रियण ऊर्जा थी, देखो ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली क्या है आपकी? सक्रियण ऊर्जा, ये वाली। पहले सक्रियण ऊर्जा कौन सी है? ये वाली। इसको मैं कह देता हूं ए। कब? जब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है, तो मध्यवर्ती संकुल जो बन रहा है उसके निर्माण के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। कितनी? ए के बराबर। अब आपने क्या ले लिया इसमें? उत्प्रेरक डाल दिया अभिक्रिया में। अब उत्प्रेरक डाल दिया तो क्या होगा? उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाएगा। तो जो पहले मध्यवर्ती संकुल ज्यादा ऊर्जा पे बन रहा था, अब वो कम ऊर्जा पे बनने लगेगा, और कम ऊर्जा पे बनने लगेगा तो आसानी से बन जाएगा, और आसानी से बनेगा तो अभिकारक के अणु किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? देखो आप, इसको मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं। हाँ जी, कि जो ये लो, कि जो मध्यवर्ती संकुल यहां बन रहा था, अब वो कहां बनेगा? यहां। हाँ जी, तो जो मध्यवर्ती संकुल जैसे यहां बन रहा था, अब वही मध्यवर्ती संकुल यहां बनने लग जाएगा। अरे वही मध्यवर्ती संकुल यहां बनने लग जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अब जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? अब जो मध्यवर्ती संकुल बनेगा उसकी एनर्जी ये होगी, ये लो, उसकी एनर्जी ये होगी। और इसको आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, देखो, हाँ जी, ये लो। अब मध्यवर्ती संकुल यहां बनेगा, तो इस एनर्जी को मैं क्या बोल दूं? ई ए डैश, ई ए डैश। तो ये क्या है? मध्यवर्ती संकुल ही है ये क्या है? मध्यवर्ती संकुल। यानी यहां पे लिख दूं मैं, ये मध्यवर्ती संकुल। हाँ जी, ये क्या है? मध्यवर्ती संकुल। मध्यवर्ती मध्यवर्ती संकुल। मध्यवर्ती संकुल। मध्यवर्ती संकुल। और ये कब बन रहा है?
उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये कब बन रहा है आपका? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये लो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये कब बन रहा है बच्चों? ये कब बन रहा है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये जो मध्यवर्ती संकुल है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन रहा है, जबकि वो किस में बन रहा था? अनुपस्थिति में। तो देखो सक्रिय ऊर्जा का मान घट गया। अरे ये गैप आ गया ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप आ गया, तो इतना गैप आ गया, सक्रिय ऊर्जा का मान इतना घट गया। तो यही तो अपन कह रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है, ताकि जो मध्यवर्ती अवस्था बने, या मध्यवर्ती अवस्था का मतलब मध्यवर्ती संकुल बने, तो वो कम ऊर्जा पर बनने लग जाए। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक का आपके क्या हो गया? प्रभाव। तो आपसे ऐसे पूछा उसने सवाल, देखो कैसे, सुनिए सवाल कैसे पूछा है उसने। हाँ जी, देखिए सवाल कैसे पूछा उसने। हाँ, उसने सवाल पूछा है कि अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को, मतलब अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को चित्र की सहायता से समझाइए। तो आपको ये चित्र बनाना है, आपको ये चित्र बनाना है, अगर आपसे पूछता है तो। हाँ जी, तो आपको ये चित्र बनाना है। तो इतनी बातें उत्प्रेरक की होगी आपकी। अगर चित्र पूछे केवल तो आपको चित्र ही बनाना केवल। ऐसे पूछ ले कि अभिक्रिया में, मतलब अभिक्रिया का वेग है उस पर उत्प्रेरक क्या प्रभाव डालता है, तो सक्रियण ऊर्जा की मान को घटाता है, जिससे मध्यवर्ती संकुल है ये कम ऊर्जा पर बनने लग जाएगा। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक के अणु मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? अब देखिए, नहीं है दिक्कत तो हम लास्ट टॉपिक लेते हैं इसका, और वो है हमारा संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। ये लो, संघट्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं? टक्कर सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या फिर टक्कर सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या फिर कौन सा सिद्धांत? टक्कर सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। ये लो, संघट्ट सिद्धांत या फिर टक्कर सिद्धांत। देखिए, संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत दिया किसने था? ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैक्स ट्राउट और एक विलियम लुइस, इन दोनों ने दिया था। तो आपसे ऐसे पूछ रहे सिंपल, एक उसी पूछ सकता है 12th क्लास में तो, कि टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत किसने दिया? कॉलिजन थ्योरी। तो ये किसने दिया था? मैक्स ट्राउट और विलियम लुइस ने। इसकी इंग्लिश लिखना चाहो तो ये है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन मीन्स टक्कर, कॉलिजन थ्योरी। ये लो, कॉलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। तो क्या कहेंगे? यह सिद्धांत
मैक्स ट्राउट्ज, मैक्स ट्राउट्ज, मैक्स ट्राउट्ज व विलियम लुइस द्वारा, व विलियम मैक्स ट्राउट्ज मैक्स ट्राउट्ज व विलियम लुइस द्वारा दिया गया, विलियम लुइस द्वारा विलियम लुइस द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है, ये एक तो मैक्स ट्राउट्ज और दूसरा विलियम लुइस है, उसके द्वारा दिया गया। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ऐसे कहता है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उनके मध्य में टक्कर होना क्या है, जरूरी, अनिवार्य शर्त है। अगर टक्कर नहीं होगी उनके बीच में तो अभिकारक के अणु उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट है आपकी, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उनके मध्य में टक्कर होना, उनके मध्य में टक्कर होना अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होना है, उनके मध्य में टक्कर होना क्या है, अनिवार्य शर्त। आगे क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु हैं वो टक्कर करते हैं आपस में और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को क्या करते हैं, अरे अभिकारक के अणु ग्रहण कर लेते हैं और सक्रिय अणु में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। यानी अभिकारक के जो अणु हैं वो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कहां से करते हैं, अरे टक्करों से प्राप्त करते हैं भाई। किससे, टक्करों से। तो क्या कहेंगे अपन, अभिकारकों की अणुओं के मध्य क्या होती हैं भाई, टक्करें होती हैं, टक्करें होती हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे अभिकारक के अणु ग्रहण करके अभिकारक के अणु ग्रहण करके
सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सक्रिय अणु क्या करते हैं आगे? उत्पाद का निर्माण। तो क्या लिखेंगे? सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात ये सक्रिय अणु ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। सक्रिय अणु ही किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। अब देखिए सक्रिय अणु होते क्या है, तो अपनी हेडिंग हो जाएगी सक्रिय अणु। अब छोटी छोटी सी ऐसे आपसे पूछ सकता चीजें कि ये सिद्धांत दिया किसने था, और इस सिद्धांत की अनिवार्य शर्त क्या है कि अभिकारक अणुओं के मध्य में टक्कर होना। अगर टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। भाई कॉलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत ही नाम है, तो टक्कर ही नहीं होगी तो उत्पाद कैसे बनेगा? अब अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? सक्रिय अणु। देखिए सक्रिय अणु क्या होता है? सक्रिय अणु, तो अपनी हेडिंग है सक्रिय अणु। देखिए सक्रिय अणु होता क्या है? सुनना। देखिए अपन ने क्या कहा? सक्रिय अणु ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब अपन ने क्या कहा? अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होना है तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो दहलीय ऊर्जा के बराबर चाहिए थी, औसत वो रखता है और टकरा के क्या सक्रिय ऊर्जा और प्राप्त कर लेता है। तो औसत पहले थी और टकरा के सक्रिय और प्राप्त कर लेती, दोनों में लगे क्या होगी? दहलीय ऊर्जा। इसका मतलब सक्रिय अणु के पास क्या होती है? दहलीय ऊर्जा के बराबर या फिर उससे ज्यादा ऊर्जा। भाई ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम दहलीय ऊर्जा के बराबर तो हो, ताकि मध्यवर्ती संकुल बन जाए और वो टूट के क्या बना दे? उत्पाद। तो क्या कहेंगे कि अभिकारकों के वो अणु जिनकी कुल ऊर्जा का मान दहलीय ऊर्जा के बराबर या फिर उससे क्या होता है अधिक, क्या कहलाते हैं? वो सक्रिय अणु। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखो सक्रिय अणु। देखिए अभिकारकों के वे अणु जिनकी कुल ऊर्जा का मान, यानी ओवरऑल जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा का मान दहलीय ऊर्जा के बराबर, दहलीय ऊर्जा के बराबर। दहलीय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होता है, उससे अधिक होता है। क्या कहलाते हैं? सक्रिय अणु कहलाते हैं। सक्रिय अणु कहलाते हैं। कौन से अणु कहलाते हैं बच्चों? सक्रिय अणु कहलाते हैं। ये लो सक्रिय अणु कहलाते हैं। हाँ जी, अब सक्रिय अणु हो गया, कहलाते हैं। ये लोग सक्रिय अणु कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी अभिकारक के अणु टक्कर करेंगे, अब टक्कर तो कोई भी कर लेगा, तो क्या वो उत्पाद बना देगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। अरे मान लो 12वीं पास तो सबने कर ली बायोलॉजी से, क्या सारे डॉक्टर थोड़ी बनेंगे? या मैथ्स से सबने 12th क्लास पास कर ली, क्या सारे इंजीनियर थोड़ी बनेंगे? केवल वही बनेंगे जो टकरा के कितनी औसत तो पहले से रखते हैं, औसत तो रखते हैं ताकि वो टक्कर कर सकें, इतनी तो हो उनके पास। फिर उसके बाद टक्कर करके सक्रिय ऊर्जा के बराबर और ऊर्जा प्राप्त कर ले, तो औसत प्लस सक्रिय मिलके
अरे ओवरऑल दहली ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक अणुओं के मध्य में होने वाली सभी टक्करों का परिणाम क्या नहीं होता, अरे उत्पाद नहीं होता, केवल कुछ टक्करों का परिणाम ही क्या है, रिजल्ट। कुछ जो टक्कर है उनका परिणाम ही क्या है, परिणाम ही क्या है, उत्पाद। अब वो टक्कर कौन सी होंगी, वो प्रभावी टक्कर होगी। कौन सी टक्कर, प्रभावी। अरे 12वीं पास करके नीट की तैयारी करने तो कोई चला जाएगा, कोई कर लेगा पढ़ाई, पढ़ाई कैसी कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हाँ प्रभावी कर रहा है, क्या क्या नीट को क्वालिफाई कर रहा है, क्या नीट क्वालिफाई नहीं कर रहा, अच्छा कितनी पढ़ाई कर ले, वो प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो प्रभावी का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक अणु के मध्य में होने वाली वो टक्कर जिससे उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के क्या हो जाए, बराबर, तो प्रभावी है, और नहीं तो प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट होगा हमारा क्या, कि अभिकारक हाँ जी, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों का परिणाम उत्पाद नहीं होता है। नहीं होता है, केवल प्रभावी टक्करें ही, कौन सी, प्रभावी टक्करें यानी इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्करें ही उत्पाद का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण, उत्पाद का निर्माण करती हैं। ये लो, कॉलिजन थ्योरी। हाँ जी, हो गया। अब इसका मतलब प्रभावी टक्कर क्या होगी, देखिए प्रभावी टक्कर क्या होगी अभी देखते हैं। हाँ जी, प्रभावी टक्कर, हाँ प्रभावी टक्कर, तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर। देखिए प्रभावी टक्कर क्या होती है, हाँ जी, प्रभावी टक्कर देखिए आप क्या कहेंगे कि अभिकारक अणुओं के मध्य में होने वाली वे टक्करें जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या हो, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक, तो प्रभावी टक्कर है, और प्रभावी है तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, अगर प्रभावी नहीं है तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, अभिकारक अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली वे टक्करें अभिकारक अणुओं के मध्य में होने वाली वे टक्करें जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान, जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा के बराबर, सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे
या उससे अधिक होता है, या उससे अधिक होता है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। कौन सी टक्कर? प्रभावी टक्कर कहलाती है। ये लो, तो ये बात होगी आपकी प्रभावी टक्कर। अब देखिए आगे और छोटी सी एक डेफिनेशन आपसे पूछ ली, संघट या टक्कर आवृत्ति, ऐसे पूछ लिया आपसे, संघट या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम, टक्कर आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति बच्चों? टक्कर आवृत्ति, संघट या टक्कर आवृत्ति। ऐसे छोटी छोटी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, संघट या टक्कर आवृत्ति। देखिए संघट या टक्कर आवृत्ति होती क्या है, सुनना। हाँ जी, संघट या टक्कर आवृत्ति होती क्या है, देखना। हाँ जी, संघट या टक्कर आवृत्ति, ये लो। देखिए संघट या टक्कर आवृत्ति होती क्या है, सुनना आप। क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण में, भाई जो भी अभिक्रिया मिश्रण है उसमें प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघट आवृत्ति। तो क्या कहेंगे, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं भी, इसको किससे, जेड से। तो क्या कहेंगे, अभिक्रिया मिश्रण के, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होने वाली, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, टक्कर आवृत्ति कहलाती है भाई। संख्या टक्कर आवृत्ति कहलाती है, टक्कर आवृत्ति कहलाती है। ये लीजिए, ये वही आपकी टक्कर आवृत्ति या संघट आवृत्ति। अब देखिए ये जो टक्कर सिद्धांत है ना, कॉलिजन थ्योरी, इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है ना वो कैसे दिया जाता है। देखिए मैं ऐसे मान लूं, या ऐसे मान लेते हैं, चलो माना कि हाँ जी, माना कि एक सामान्य द्विअणुक, द्विअणुक अभिक्रिया निम्न है, अभिक्रिया निम्न है। एक मान लो सामान्य द्विअणुक अभिक्रिया है और वो इस प्रकार से दे रखी है आपकी, कैसे, देखिए द्विअणुक अभिक्रिया है, जैसे अपन ने ले लिया मान लो एक तो A प्लस B, और ये मिलके क्या दे रहा है, अरे ये उत्पाद दे रहा है हमको। तो देखो अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दी मैंने, कौन सी, एलिमेंट्री रिएक्शन। सामान्य का मतलब एलिमेंट्री है, प्रारंभिक है, प्राथमिक, एक सामान्य, और ये कैसी है, प्राथमिक, ये लो प्राइमरी, या ये लो प्राथमिक अभिक्रिया है, यानी जो एक स्टेप में हो जाए। तो देखो इसके लिए वेग कैसे देंगे अपन, इसके लिए जो वेग होता है ना, वेग, ये लो वेग, एक सेकंड क्या हुआ, हाँ, टक्कर
सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अभिक्रिया का वेग जो है ना, वेग, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग बराबर है किसकी? जेड ए बी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या है? ये टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ये, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा हाँ जी देखना, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और नीचे लिख दूं ना पूरे को, ये लो। टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये लो, रेट। रेट बराबर क्या होगा? रेट मीन्स अभिक्रिया का वेग ही तो है, बराबर है जेड ए बी और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। हाँ जी, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं। ये टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? अभिक्रिया का वेग। अब देखिए यहां पे कौन सी चीज क्या है, सुनिए आप। देखिए यहां पे जो ये है ना, ये जेड ए बी, जेड ए बी, ये तो क्या है? ए और बी के बीच में जो टक्कर हो रही है ना, उसकी आवृत्ति है ये, संगत आवृत्ति। तो क्या कहेंगे इसको? यानी अभिकारक, अभिकारक ए व बी, ए व बी, ए व बी की संघट्ट की आवृत्ति, यानी ए और बी के बीच जो टक्कर हो रही है ना, उसकी आवृत्ति, बी के संघट्ट की आवृत्ति। ये जेड तो होगी, जेड ए बी का मतलब ए और बी के बीच जो संघट्ट टक्कर हो रहा है उसकी आवृत्ति। और जो ये है ना, ये याद रखना आपको। देखो एक सेकेंड, हाँ याद तो जाएगा ना। अच्छा ये बड़ा हो जाएगा, चलिए मैं इधर ही लिखता हूं। चलो यहां लिख दूं, क्या दिक्कत है, छोटा कर देंगे इसको। तो ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी जो है ना, ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा सवाल दे रखा है, कल सवाल करेंगे। ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी जो है ना, ये क्या है? ये है अभिकारक अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है। तो क्या कहेंगे? ये क्या है आपका? ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी क्या है? सक्रियण ऊर्जा के बराबर, सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक ऊर्जा के अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। ये लो, ये याद रखना आपको। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा के अणुओं का अंश पूछ ले तो आपको क्या निकालना है? ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अरे जैसे ये दे दे, ये दे दे तो ये निकाल सकते हो ना आप, इसको इसके नीचे भेज दो।
तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, और ये ही क्या है, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। ऐसा एक सवाल कल करेंगे अपन, ऐसा एक सवाल कल करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो आज देखो अपन ने टक्कर सिद्धांत में कई सारी चीजें पढ़ ली, अपन ने टक्कर सिद्धांत में कई सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, देखना। हाँ जी, अच्छा ये काफी बड़ा हो गया, यहां से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अब बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए जो टक्कर सिद्धांत थोड़ा सा बच रहा है इसमें, हल्का सा वो बच रहा है, कुछ कल न्यूमेरिकल्स वगैरह, कल इस चैप्टर को हम बाइंड अप कर देंगे बिल्कुल। ठीक है ना, जो जैसे इस पर आधारित अभी मैंने ये सवाल बताया आपको, रेट ये है, सामान्य कैसी एक द्विआनुक अभिक्रिया है उसके लिए रेट ऐसी है, रेट बराबर जेड ए बी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, इस पर आधारित सवाल करेंगे और कल इसको हम फिनिश कर देंगे चैप्टर को पूरे को। ठीक है बच्चों, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने 744 सब्सक्राइबर हो गए, लगातार सब्सक्राइबर बहुत टाइम, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से अगर चलता रहेगा ना, जल्दी हमारा परिवार बन के की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।